शुभ संध्या। नमस्कार मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रचनाकार द्वारा रचना पाठ स्तंभ के अंतर्गत आज हम लोग कवि कलाकार प्रतिभा गोटीवाले जी को सुनेंगे। उनसे बातचीत होगी और वे अपनी नई पुरानी कविताओं का पाठ करेंगी। साथ ही इस अवसर पर अपनी जो यात्रा है लेखक के बतौर, कलाकार के बतौर, उस पर भी वे कुछ संवाद करेंगी। आप सभी जानते हैं कि प्रतिभा गोटीवाले साहित्य की कुछ विधाओं में सक्रिय हैं। मूल रूप से कविताओं में दक्ष प्रतिभा जी कहानियां भी लिखती हैं। इंद्रधनुष का पहला रंग नाम से इनका पहला कविता संग्रह वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ, भोपाल के एक प्रकाशन गृह से। समय के यातना शिविर नाम से इनका दूसरा कविता संग्रह वर्ष 2019 में अनन्य प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ। मित्रों, हिंदी हार्टलैंड के एक बेहद खूबसूरत और साहित्य कला को समर्पित शहर में प्रतिभा जी रहती हैं, जिसे हम भोपाल के नाम से जानते हैं। मूलतः मराठी भाषी प्रतिभा गोटीवाले का ददिहाल और ननिहाल बुरहानपुर में है, जहां इन्होंने 5वीं तक पढ़ाई की। 29 मार्च 1974 को वहीं यानी बुरहानपुर में इनका जन्म हुआ। बुरहानपुर पर लिखी इनकी कुछ कविताएं भी आज हम सभी सुनेंगे। विज्ञान स्नातक और एलएलएम प्रतिभा गोटीवाले जी की रचनाओं में विधि शब्दावली की सहज उपस्थिति भी हम देखते हैं। इनके अतिरिक्त प्रतिभा एक सिरेमिक आर्टिस्ट भी हैं। उसकी भी झलकियां दिखाने की और उस पर कुछ चर्चा करने की हमारी ओर से कोशिश होगी। आकाशवाणी के साथ भी इनका जुड़ाव रहा। संक्षिप्त ही सही, विविध भारती भोपाल में वर्ष 2018-19 के बीच बतौर उद्घोषिका इन्होंने काम किया। प्रतिभा गोटीवाले पेंटिंग और फोटोग्राफी में भी दखल रखती हैं। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं, उन्हें स्क्रीन पर लेते हैं। जी नमस्कार प्रतिभा जी, कैसी हैं? नमस्ते अर्पण जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी जी ठीक हूँ। सभी को नमस्ते। जी नमस्कार सभी मित्रों की ओर से भी, और आपसे अनुरोध कि आज आपकी कविताओं के साथ हम सभी लोग चलें, उसके साथ अपनी यह संध्या बिताएं। स्वागत प्रतिभा गोटीवाले जी। धन्यवाद। तो क्या हम कविताओं से शुरू करें? जी जी बिल्कुल जी। अब मैं सीधे कविताओं पर आती हूँ। पहली कविता का शीर्षक है मैं और मेरी आत्मा। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, स्वागत। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी आत्मा को हिंदी भाषी न होकर किसी और भाषा का होना चाहिए था। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी आत्मा को हिंदी भाषी न होकर किसी और भाषा का होना चाहिए था। अभी तो अगर आत्मा कुछ कहती भी है तो समझ नहीं आता कि आत्मा की आवाज है या वे सारी बातें हैं जो बचपन से सुनती आ रही हूँ। डर ये भी लगता है कि जिन सुनी सुनाई बातों, उपदेशों का एक गट्ठर जमा हो गया है मन के भीतर, कहीं आत्मा उसके नीचे दब तो नहीं गई। सुना तो था कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न नष्ट होती है। फिर मेरे भीतर यदि किसी पुरानी आत्मा का वास है तो क्यों उसे भी हिंदी भाषी होना चाहिए था? क्यों नहीं तमिल, कन्नड़ या किसी अलुप्त भाषा की जानकार आत्मा ने धारण की मेरी देह?
कि मैं कुछ कहती, वो कुछ और सोचती, या वह अपनी भाषा में कुछ कहती और मैं कुछ और ही कर डालती। और लड़ाई झगड़े भी होते हमारे, तो दोनों में किसी को कुछ समझ नहीं आता। वह अपने मन का करवाने की सोचती और मैं अपने ही मन का कर डालती। मतलब ऐसे में तो मन भी 2 होते हैं हमारे पास। या कभी सोचती हूँ कि आत्मा भी क्यों हिंदू की ही मिली और सोने पे सुहागा कि स्त्री की ही मिली। क्यों नहीं किसी क्रिश्चियन की आत्मा ने मुझे पहना, या क्यों नहीं किसी पुरुष की आत्मा ने। कि मैं कहने को सोचती और वह झिझक जाता, तो कभी उसके किसी सोचे हुए पर मैं असमंजस में पड़ जाती। जब मैं मंदिर में दिया जलाती तो आत्मा चर्च की मोमबत्तियों की गर्माहट में डूब जाती। या मेरे हाथ होली के रंगों से शराबोर होते और वह दुबकी हुई बैठी रहती क्राइस्ट की मूर्ति के पीछे। वह सोचती केक और पेस्ट्री के बारे में और मैं कटोरे में खीर निकाल लाती। शायद आत्माओं में भी जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, लिंग के बंटवारे हैं। वरना क्यों नहीं हुआ ऐसा? अपनी आवाज को सुनना, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना जब दुरूह होता, तब हम दोनों सीखने की कोशिश करते एक नई भाषा। सुनी सुनाई, रटी रटाई बातों से अलग हम अपने जीवन के लिए अपने नियम बनाते। जब एक दूसरे के साथ चले बिना गुजारा असंभव होता, तो एक दूसरे को पहचानने, जानने की कोशिश करते। तब हम जानते, हाथ बढ़ाना, हाथ थामना, संतुलन बनाना, और शायद तभी हम समझ पाते सहजीवन, सहभागिता और सहोपकार को। अगली कविता, इसको कोई शीर्षक नहीं दिया है मैंने। जी, किस संग्रह से पढ़ रही हैं? ये किसी संग्रह की नहीं है। जी जी जी। ओके। जब जब समय के यातना शिविर से पढ़ेंगी जी, तो जरा मित्रों के लिए उसे एक बार जी, दिखलाती भी चलेंगी। बिल्कुल। जी जी। बाहर किताबें थी अपने पृष्ठों के साथ। बाहर किताबें थी अपने पृष्ठों के साथ, उनके किरदार मेरे भीतर। 2 जगहों के अलग मौसम, परिस्थितियों और संवादों के साथ जूझते हुए। भीतर अतरंगी किरदार, बाहर सपाट लोग। इन सबका एक चक्रव्यूह था, जिसमें घिरे रहना मेरी नियति। किरदार दिन-रात बाहर आने की चाह में मुझे उलटते-पलटते रहे। किसी पन्ने पर नहीं मिल सका उन्हें बाहर आने का कोई रास्ता। बाहर वाले ताक-झाँक करते रहे कि किसी तरह पा सके भीतर का सुराग। उनकी इस दौड़-भाग में आधे-अधूरे, फटे पुराने पन्नों में बिखरता रहा मेरा व्यक्तित्व। धीरे-धीरे मेरे समय की स्याही धुंधलाती गई। बाहर घटनाएँ थी दौड़ती हुई, भीतर रुकी हुई स्मृतियाँ। मैं सिर थामे बैठी, प्रतिक्रियाओं के बोझ से पस्त, जैसे इस बहते और रुके हुए के बीच अटका कोई अजाना द्वीप या एक बदहवास लम्हा। अगली कविता का शीर्षक है माँ के लिए। एक औरत उठती और चल देती है अपनी स्मृतियों के भीतर। एक औरत उठती और चल देती है अपनी स्मृतियों के भीतर, दिन में इतनी बार कि उसके पाँव के नीचे रास्ते उखड़ने लगे हैं। झरने लगी है वह सारी दीवारें, जिनकी धूल वह रोज़ झाड़ आती है। तार-तार होने लगी है वे किताबें, जिन्हें खोल कर बैठ जाती है पढ़ने। घिस गए हैं वे सारे बर्तन, जिन्हें वह रोज़ माँज आती है। जाने किसके लिए अब भी वह रोज़ बना आती है खाना, जबकि बदल चुकी है हमारी पसंद खाने को लेकर। उसकी स्मृति के रसोई के बाहर अन्न का एक ढेर जमा हो गया है। इतनी आवाजाही कि झिरझिरे हो गए हैं किस्से, पर छूटता नहीं उसका जाना। तमाम हिदायतों के बावजूद वह रोज़ निकल जाती है, मेरे वर्तमान के कुछ तिनके साथ लिए। मुझे डर है, किसी दिन भर-भरा कर गिर पड़ेंगी सारी स्मृतियाँ उसके ऊपर और फिर नहीं लौटेगी वह कभी बाहर। तब मुझे जाना होगा उसे ढूँढने, मरम्मत करके खड़ी करनी होंगी सारी दीवारें। पुरानी किताबों को बदल देना होगा नई से, उसकी रसोई में भर लेना होगा अपनी पसंद का राशन,
और फिर मैं भी रोज उतर जाया करूंगी उसके शहर में, उसे खोजते हुए अपनी स्मृतियों में। वाह। अगली कविता का शीर्षक है बेदर्द समय। आवाजों के उन्माद में एक दिन खो जाएगी ये सुंदर पृथ्वी। आवाजों के उन्माद में एक दिन खो जाएगी ये सुंदर पृथ्वी। समाधिस्थ हो जाएगी एक दिन मौन की भूल भुलैया, शोर के रेगिस्तान में, रेत के बहुत भीतर तक। प्रेम के बिना काले पड़ जाएंगे सभी रंग, और सारी रोशनियां महज एक सफेद चौंध बनकर रह जाएगी, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तब तुम मुझे कैसे ढूंढोगे? कैसे याद आएगा तुम्हें कि तुमने किया था प्रेम, जब केवल एक अवशेषी अंग बनकर रह जाएगा हृदय? तब तुम कैसे याद करोगे मुझे, जब स्मृतियां खो चुकी होंगी एल्गोरिदम की भीड़ में? चुपते हुए सवालों में जल चुके होंगे सारे स्पर्श। कैसे उच्चारोगे मेरा नाम, जब देखने के लिए कहीं कोई फूल नहीं होगा, न महसूस करने के लिए बची होगी कोई गंध? कैसी होगी वह प्रतीति, जब दूर दूर तक कहीं छाँव नहीं होगी, बस होगी पीछा करती हुई ऊसर तपिश, और आंखों के गोलक में लगातार घूमती एक तलाश। ठहरो, जरा देर को रुक कर सुनो, तुम्हारी पीठ के ठीक पीछे है ये समय, अपने पंजे तुम्हारी ओर बढ़ाता। अब भी समय है, जागो और जोर से चिकोटी काटो अपने आप को। चीखो और खुश हो जाओ इस दर्द पर, कि ये दर्द ही बचा ले जाएगा तुम्हें इस बेदर्द समय से। अगली कविता का शीर्षक है मैं शर्मिंदा थी। एक दिन पेड़ ने कहा, मुझे लगा था तुम्हारी कविताएं पत्तों की तरह सरसराएंगी। एक दिन पेड़ ने कहा, मुझे लगा था तुम्हारी कविताएं पत्तों की तरह सरसराएगी, फूलों की तरह महकेगी, या कभी कभी कांटों की तरह चुभेंगी, और मैं भूल जाऊंगा अपने विलुप्त हो जाने का गम। मैं शर्मिंदा थी। फिर एक दिन पानी ने कहा, तुम्हारे शरीर का हिस्सा होकर मैंने सोचा था समाज का एक बंजर समय उर्वर हो जाएगा। इस बार भी मैं शर्मिंदा थी। हवा ने कहा, मैं इस गुमान में थी कि गुजरूंगी तुम्हारे भीतर से, और सारी सभ्यता प्रेम के संगीत से शराबोर हो उठेगी। मैंने शर्म से सर झुका लिया। मेरे भीतर अग्नि के होते हुए भी बेखौफ पल रहा था एक रावण। पानी के होते हुए भी रेत होता जा रहा था समय। मेरी उड़ान का इंतजार करते करते आसमान थक चुका था। अंततः मेरी देह जीवन तत्वों का एक हारा हुआ मुकदमा साबित हुई, जिसे सजा के तौर पर मिट्टी ने अपनी नागरिकता से बेदखल कर दिया। अब किसी आकाशगंगा की किसी पृथ्वी पर मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। इस कविता का शीर्षक है भीतर बाहर। एक दिन मैंने कैनवस पर चांद बनाया। एक दिन मैंने कैनवस पर चांद बनाया, वह नाव की तरह तैरता हुआ निकल गया फ्रेम के बाहर। एक दिन मैंने सूरज बनाया और जलकर खाक हो गया कैनवस। पानी बनाया और मेरा एक हिस्सा उसमें डूब गया। घर बनाया और उसने मुझे कैद कर लिया। मैंने अपने लिए एक साथी बनाया, जो मेरे लिए और रंग और कैनवस लाने की धुन में चला गया पेंटिंग से बाहर। मैंने बनाए फूल, चली आई ढेर सारी तितलियां, मधुमक्खियां, भंवरे और खुशबुएं। उन्होंने मुझे डंक मारे, सहलाया और महकाया। फिर एक दिन मैंने कैनवस पर बनाया रास्ता, और उससे गुजरते मुसाफिरों के साथ निकल गई एक सफर पर। अर्पण जी, आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, स्वागत। अगली कविता का शीर्षक है अनटाइटल्ड। मैं कहती हूँ चित्र, और वे रंगों का बंटवारा करने लगते हैं। मैं कहती हूँ चित्र, और वे रंगों का बंटवारा करने लगते हैं। मैं कहती हूँ पतंग, और वे झंडे फहराने लगते हैं।
मैं कहती हूँ प्रार्थना, और वो टूटने लगते हैं भाषाओं और मज़हबों में। मैं थक कर छोड़ देती हूँ शब्द, और तिरोहित हो जाते हैं उनके सारे डर। मेरे मौन में वे सभी निश्चिंत विचरते हैं। वाह। अगली कविता का शीर्षक है कुरुक्षेत्र। उन्होंने रंगों से बनाए तमंचे, उन्होंने रंगों से बनाए तमंचे और शब्दों से बारूद। फिर वे ईश्वरों के सारथी बने, और उन्होंने धर्म को कुरुक्षेत्र में बदल दिया। अगली कविता का शीर्षक है स्टेशन। हर सुबह कुकर की सीटी के साथ चल पड़ती है एक ट्रेन। हर सुबह कुकर की सीटी के साथ चल पड़ती है एक ट्रेन। सब लोग अपने अपने सफर पर निकल जाते हैं। पीछे छूट जाता है एक खाली स्टेशन। शाम ढले, कुकर की सीटी शाम ढले कुकर की सीटी के साथ ही लौट आती है ट्रेन, थके हारे मुसाफिर लिए। फिर गुलजार हो उठता है स्टेशन। क्या होगा जब एक दिन सारी सवारियां अपने गंतव्य को पहुंच जाएंगी? क्या खाली ट्रेन का आना क्या खाली ट्रेन का आना जाना बदस्तूर जारी रहेगा? क्या स्टेशन खुद ही ट्रेन में बैठकर थका हारा लौट आया करेगा अपने ही पास वापस? अपने पीछे देखती हूँ तो सूने और वीरान स्टेशनों की एक लंबी कतार नजर आती है। मेरे पीछे माँ, उसके पीछे नानी, और ऐसे ही अनंत तक एक पंक्ति। अगली कविता का शीर्षक है मोक्ष पटम। जिंदगी जैसे सांप सीढ़ी की बिछी हुई बिसात है। जिंदगी जैसे सांप सीढ़ी की बिछी हुई बिसात है, खाने खाने में बटी हुई। सांसों का पासा उछलता है, और उम्र एक खाना आगे बढ़ जाती है। स्मृतियों के सांप डसते हैं, सपनों की सीढ़ियां ऊपर खींचती है। किसी खाने में अचानक ठिठक जाती है उम्र किसी चेहरे पर, और खाना कोठरी में तब्दील होने लगता है। फिर सालों साल यूं ही बीत जाते हैं, स्थगित रखी रह जाती हैं चालें। सांप छोड़ जाते हैं अपने केंचुल, और सीढ़ियों को चट कर चुकी होती है दीमक। खेल निकल चुका होता है खानों के बाहर। कोठरी से निकले पांव जब ढूंढते हैं धरातल, तो धंस जाते हैं डूहों में। केंचुले डसती है, और सीढ़ियां थामते ही हाथों में आता है लकड़ी का बुरादा। तिलिस्म से तिलिस्म से निकलने के बाद पता चलता है कि खेल में काल कोठरी का तो कोई जिक्र ही नहीं था। जब पलट कर देखती हूँ उस चेहरे की ओर जिस पर रुकी थी उम्र, तो पता चलता है वह तो कब का जीत कर आगे निकल चुका। ओ। डिमेंशिया उर्फ मनोभ्रंश। अगली कविता का शीर्षक है डिमेंशिया उर्फ मनोभ्रंश। फिर एक दिन हमें इस चुप की आदत हो जाती है। फिर एक दिन हमें इस चुप की आदत हो जाती है। नमी पर, जो कि जीवन के फूटने की संभावना हो सकती थी, काई की तरह जमता जाता है मौन, और एक खिलखिलाती हुई जगह अतीत में गुम हो जाती है। कुछ दिनों से लगातार कुछ ढूंढती हूँ, नहीं मिलता। थकान तारी होने लगती है। दृष्टि, शब्द, भाषा, पाँव, सब थके हुए। स्मृतियाँ किसी बेकल प्रेमी सी चहलकदमी करती हुई अंततः थक कर बैठ जाती है। समय की थकान है स्मृतियाँ, जिसमें धीरे धीरे बदल जाते हैं मौसम। दृश्यों पर ठहर जाता है आकर एक सीपिया टोन, जिसमें बसंत पतझड़ की तरह याद रह जाता है, और बारिश जेठ की चमकीली दोपहर की तरह। चार मौसमों की उम्र, फिर मनोभ्रम। क्या कहना है, किससे कहना है, अब कुछ याद नहीं। एक नीली चुप है सब पर फैलती हुई। अगली कविता का शीर्षक है विलग।
हमें आदतों के अधीन कर बेआवाज विलग हो जाता है जीवन। हमें आदतों के अधीन कर बेआवाज विलग हो जाता है जीवन। जैसे धीरे से झर जाती है गर्भनाल किसी किलकारी के दौरान। अगली कविता का शीर्षक है लेखक का घर। उलझ गई है कलम की लकीरें मकड़ी के जालों में। उलझ गई है कलम की लकीरें मकड़ी के जालों में। उग आए हैं गर्द के दरख्त दीवारों पर। पन्ने अपनी फड़फड़ाती आवाज में याद करते हैं कोई बीती हुई नजर। लगता है एक सदी तक यहाँ लेखक किताबों से बतियाता रहा है। कभी कभी कोई किताब अचानक ठठाकर यूं हंस पड़ती है जैसे किसी ने उसे आधा पढ़कर छोड़ दिया हो अधूरेपन की विक्षिप्तता में। किताबों पर जमी धूल समय का विलाप है। अपनी आंखों में शून्य लिए बरसों से आने जाने वालों को निहारती है असंख्य किताबें। मैं इनसे आंख चुरा कर भागती हूँ बाहर कि अब ये लेखक का घर नहीं बल्कि अनखुली अधपड़ी और पढ़कर खत्म कर दी गई किताबों का एक पागलखाना नजर आता है। अगली कविता का शीर्षक है संक्षिप्त। यह किसी अप्रमेय साम्राज्य के प्रवेश द्वार की तरह रहस्यमय मुस्कुराहट बिखेरता खड़ा होता है पीठ पीछे। रास्तों और गलियों की भूल भुलैया में हमें निपट अकेला छोड़ता हुआ। संक्षिप्त एक प्रस्ताव एक निमंत्रण है अथाह का। जैसे बड़े से घर में खुलता कोई छोटा दरवाजा। जैसे अज्ञे के गहन में खुलती हुई कोई आंख। जैसे निहसीन प्रेम की ओर खुलता एक चुंबन। संक्षिप्त कभी संक्षिप्त नहीं होता। इसके पीछे छुपा हहराता विस्तार डराता है बहुत। लेकिन मुझे अपने डर से नहीं यकीन से डर लगता है। मेरा यकीन है कि संक्षिप्त संदेहास्पद है। और देखो ना कितने संक्षिप्त होते जा रहे हैं इन दिनों हमारे आपसी संवाद भी। इच्छा बाजार और छल। अगली कविता का शीर्षक। स्कूल बस के इंतजार में खड़े खड़े अक्सर मैं और बेटी चले जाते हैं बाटा के शोरूम तक। स्कूल बस के इंतजार में खड़े खड़े अक्सर मैं और बेटी चले जाते हैं बाटा के शोरूम तक। कांच की दीवार के भीतर लुभावने चप्पल और जूतों में दिखाई पड़ने लगते हैं कितने ही शानदार सफर। हम रुक नहीं पाते एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंखों ही आंखों से उठा लेते हैं अपनी अपनी मनपसंद चप्पल। बस के आने तक यहाँ वहाँ घूम कर बातें करते हैं उसके खूबसूरत और आरामदेह होने की। स्कूल बस आते ही जल्दबाजी में चल दे स्कूल बस आते ही जल्दबाजी में चल देती है बेटी पहने हुए वही काल्पनिक चप्पलें। मैं लौटते हुए रुकती हूँ शोरूम के बाहर। एक पल को सोचती हूँ उतार कर रख दूं चप्पलें वापस। लेकिन फिर जाने क्या सोचकर नहीं रखती। लौट आती हूँ घर उन्हें साथ लिए। इस तरह छल के साथ बाजार प्रवेश करता है मेरे और घर के भीतर। अगली कविता का शीर्षक है आश्वासन। बातें जो कह नहीं पाती। बातें जो कह नहीं पाती उन्हें उंगलियों के पोरों पर समेट लाती हूँ। बातें जो कह नहीं पाती उन्हें उंगलियों के पोरों पर समेट लाती हूँ और छू कर तुम्हें तिरोहित कर देती हूँ तुम में। तुम्हारी मुस्कुराहट उन्हें सुन लिए जाने का आश्वासन है। वाह। अगली कविता का शीर्षक है अंतर्मन। भीतर का एक शहर कभी सूरजमुखी सा खिलता है कभी छुई मुई सा अपने भीतर सिमट जाता है। उखाड़ फेंकता है अपनी ओर आने वाले सारे रास्ते और घुटनों में अपना चेहरा छुपा लेता है।
देखते ही देखते बन जाता है एक ऐसा द्वीप जिसे अब तक खोजा न गया हो, दीन दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ। अवचेतन में तैरते ये अजाने द्वीप कभी कभार कितने रहस्यमयी हो जाते हैं। इन द्वीपों के सुनसान में एक बसी हुई आबादी है जो हाथ उठा उठा कर पुकारती है। इनके गुप्त सन्नाटों में मौन चीखें गूंजती है। ये लगातार एक आर्तनाद करते हैं, खोज लिए जाने हेतु। पर कौन सुनता है? धूर्त मन है कि कोलंबस होने से हर बार बच निकलना चाहता है। भीतर इन दिनों इन द्वीपों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे डर है कि ये अलग अलग तैरते द्वीप किसी दिन अगर आपस में मिल गए तो मेरे विरुद्ध एक नई सृष्टि का निर्माण कर लेंगे। लेकिन फिर भी बाज वक्त बाहरी दुनिया के ताप से उद्विग्न हो, भीतर अवचेतन के ठंडे सागर में छलांग लगा बैठती हूँ। और तैरते तैरते जब यह अनायास किसी द्वीप से नजरें टकरा जाती है, मैं घबराकर तुरंत बाहर की ओर लौट पड़ती हूँ, अपनी उखड़ी हुई सांसों के साथ। अगली कविता का शीर्षक है यात्रा। हो सकता है चलते चलते अचानक स्थगित कर देनी पड़े यात्रा। हो सकता है चलते चलते अचानक स्थगित कर देनी पड़े यात्रा। पाँव बाहर निकले और रास्तों को देखकर कुछ यूं चकरा जाए, जैसे अक्सर परीक्षा में पेपर हाथ आने के ठीक पहले चकरा जाता है दिमाग। लगता है मानो सब पढ़ा लिखा भूल गए हो, या कि दो कदम चलते ही सुनाई दे घर की आर्द पुकार। आप भागकर दरवाजे से लिपट जाए और खुद ही कह उठे, इस तरह मत छोड़ो मुझे। ये भी मुमकिन है कि दिन आपके साथ चलने से इनकार कर दे और वही देहरी पर बैठ जाए। शाम आपसे कन्नी काट कर निकल जाए और रात कुछ यूं काले बुरके में आए कि आपसे नजरें ही ना मिलानी पड़े। होने को तो ये भी हो सकता है कि आप सफर शुरू करें होने को तो ये भी हो सकता है कि आप सफर शुरू करने के बारे में सोच रहे हो और पाए कि आप वहां कभी थे ही नहीं, जहां से चल पड़ने का सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ठीक उस समय जब आप यात्रा शुरू करने वाले हो, कोई अपनी यात्रा खत्म करके आप तक चला आए और कहे, लो मैं पहुंच गया हूं तुम तक। और तब आप जाने कि दरअसल आपकी सारी यात्रा उसके इस पहुंच जाने के लिए ही थी। अगली कविता का शीर्षक है सुन औरत। सुन औरत, कहाँ पड़ गई है ये तू लिखने पढ़ने के चक्कर में। सुन औरत, कहाँ पड़ गई है ये तू लिखने पढ़ने के चक्कर में। चुप करके बैठ घर में, कर बातें दीवारों से। बनाती रह गहने नए नए, तुड़वा कर पुराने। गिनती रह साड़ियां अपनी, डालती रह पापड़ बढ़िया अचार। देखती रह टेलीविजन के सारे तंत्र मंत्र यंत्र। पकाती रह रोज पाक कृतियां नई नई। पकाती रह रोज पाक कृतियां नई नई। और ढूंढती रह रास्ते सबके दिल तक पहुंचने के। पर सुन ले औरत, मत होना निराश जब हर रास्ते के अंतिम छोर पर लिखा मिले तुझे, ये रास्ता कहीं नहीं जाता। इस कविता का शीर्षक है काश। कल खोलते ही अलमारी आ गया था हाथों में तुम्हारी साड़ी का आंचल। कल खोलते ही अलमारी आ गया था हाथों में तुम्हारी साड़ी का आंचल। बरबस ही हंस पड़ा था मैं देखकर किनारे पर बंधी गांठें। जब ढूंढते ढूंढते कोई चीज परेशान हो जाती थी तुम, तो बांध लेती थी एक गांठ पल्लू में और मिल जाती थी खोई चीजें। सोचता हूँ काश ऐसा हो, मैं भी बांधूं एक गांठ और मिल जाओ तुम। जी अर्पण जी। शुक्रिया प्रतिभा जी इन बेहतरीन कविताओं के जी लिए। मित्रों, हमने देखा कि किस तरह प्रतिभा गोटीवाली
प्रतिभा गोटीवाले जी के यहाँ कविताओं का एक पूरा इंद्रधनुष खिलकर हमारे सामने आता है। अलग अलग भावों की कई कविताओं को आज हम सुन पाए। ये ऐसी महत्वपूर्ण कविताएं हैं जिन पर चर्चा कहीं ना कहीं अपेक्षित है। कुछ बात करते हुए हम कुछ और चीजों को यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद कुछ और कविताएं सुनेंगे। आज संभवतः मैं कहूंगा प्रतिभा जी की यह जो आपका जो संग्रह है, जो नवीनतम संग्रह है समय के यातना शिविर, उसके बाद की लिखी हुई ये कविताएं हैं जो अभी हमने सुनी। जी जी, तो मित्रों, हम नवीनतम से कुछ पुरातन की ओर यात्रा करेंगे। इससे जो एक कवि की यात्रा है उसको भी समझ पाएंगे। कविताएं हर समय नवीन होती हैं क्योंकि यही उनका एक ऐसा गुण है जिसमें वे समयातीत हो जाती हैं। इसलिए बस यह एक हमारी सुविधा है, साहित्य का अध्ययन है कि हम कवि को या कविताओं को किसी काल क्रम में रखते हैं, अन्यथा हर कविता का अपना एक महत्व है। साहित्य कभी यूं पुराना नहीं पड़ता, अप्रासंगिक नहीं होता। कई ऐसी कविताएं अभी हमने सुनी इस पहले खंड में, काव्य पाठ के इस पहले खंड में। मैं और मेरी आत्मा माँ के लिए, बेदर्द समय, मैं शर्मिंदा थी, भीतर बाहर, कुरुक्षेत्र, स्टेशन, डिमेंशिया उर्फ मनोभ्रंश, बिलग, लेखक का घर, संक्षिप्त, इच्छा, बाजार और छल, अंतर्मन, यात्रा, ये रास्ता कहीं नहीं जाता आदि। तो इनमें एक कवि की जो अलग अलग अवसरों पर अभिव्यक्ति है, उसके क्या महत्व है, उसके पीछे कवि क्या कहना चाहता है, इसे हम समझ पाते हैं। प्रतिभा गोटीवाले जी एक पेंटर भी हैं, एक फोटोग्राफर भी हैं, तो पेंटिंग से जुड़े अनुभव को भी कहीं ना कहीं कविताओं में दर्ज करती हैं। यह एक बड़ी बात है कि एक कलाकार, एक पेंटर पेंटिंग करे और बाद में या उस समय भी उसके बहाने अपने उस रचाव के दौरान जिस तरह के अनुभव होते हैं उसके बहाने भी कुछ ऐसी बातें कह जाए कि जो चीजें पेंटिंग में हैं वे तो हैं ही, मगर उससे जुड़े जो कुछ दूसरे विलक्षण अनुभव होते हैं वे कविताओं के रूप में आ सके। भीतर बाहर, अनटाइटल, ऐसी ही कविताएं हैं। भोलापन जो है, इनोसेंस जो है, कविताओं की अपनी एक ताकत होती है। प्रतिभा जी के यहां ऐसी कई कविताएं हैं, खास तौर से जो अभी हमने स्टेशन कविता सुनी कि स्टेशन स्वयं किसी ट्रेन में घूमकर वापस आ जाए। एक बड़े ही पते की बात, बड़े ही मतलब अलग ढंग से रखी गई बात है। और एक और इनकी एक बेहद खास कविता हमने इस खंड में सुनी मित्रों, डिमेंशिया उर्फ मनोभ्रंश। डिमेंशिया सिर्फ व्याधि नहीं है, डिमेंशिया का जो फैलाव है वह संबंधों के बीच भी, उसके भीतर भी कितने गहरे हैं, इसे भी हम सभी इस कविता के माध्यम से कुछ और साफ साफ ढंग से समझ सकते हैं। इसी तरह छल संबंधों में हो या कि बाजार का हो, प्रतिभा की कविताओं में बखूबी अभिव्यक्त होता है। इच्छा, बाजार और छल ऐसी ही एक कविता है।
और अंतर मन से जो आंख मिचौली है, अंतर मन और बाहरी परिवेश के बीच व्यक्ति जो आता जाता है, बाहर निकलता है, घुसता है अपने गह्वर में, उसकी भी बड़ी ईमानदार अभिव्यक्ति प्रतिभा गोटीवाले जी अंतर्मन शीर्षक कविता में करती हैं। औरत से संवाद करती हुई एक बेहद महत्वपूर्ण कविता, ये रास्ता कहीं नहीं जाता, हमने सुनी। इसमें भी किस तरह से रचनाकार तंज कसता है, इसे हम समझ पाए। मैंने शुरुआत में यह बात कही कि हम हाल से कुछ विगत की ओर बढ़ रहे हैं। समय के यातना शिविर नाम से जो इनका कविता संग्रह है, जिस पर हमने शुरुआत में ही बात की थी, मैं एक बार अनुरोध करूंगा प्रतिभा जी से कि वे उसे दिखला दें मित्रों के लिए, जो वर्ष 2019 में प्रकाशित हुआ। आप देखें मित्रों यह संग्रह जी। तो अब हम इस संग्रह से कुछ एक कविताओं को सुनेंगे और इसके बाद हम इनके और एक जो पहला संग्रह है, जो इंद्रधनुष का पहला रंग नाम से जो संग्रह है, उससे भी कुछ एक कविताएं सुनेंगे। मगर अभी हम समय के यातना शिविर से सुनते हैं प्रतिभा गोटीवाले जी को। स्वागत। संग्रह से पहली कविता सुना रही हूँ, ज्यामिति। बहुत सालों के बाद बनाते हुए अपना बायोडाटा मैं एक उलझन से गुजरती हूँ। बहुत सालों के बाद बनाते हुए अपना बायोडाटा मैं एक उलझन से गुजरती हूँ। क्या लिखूं? समय की रेखा को काटते हुए चलना था और सफर विपरीत धाराओं का। अपने आप को बचा लेने की जद्दोजहद में गुजरा समय अब बंजर द्वीपों सा उभर आया है आंखों में। कागज पर कलम टिकाते ही अलग अलग कोणों से घूरती है कुछ जगहें मुझे। कुछ बुझाए टोहती है बार बार, झरते हैं कुछ बिंदु यहाँ वहां। मैं इन सब से ध्यान हटाकर एक बड़ा सा वृत्त बनाती हूँ कागज पर, बिल्कुल एक गोल फूली हुई रोटी जैसा। अब मेरे बायोडाटा में है गोल गोल रोटियां, तरह तरह की दालें और लजीज खुशबूदार सब्जियां। हालांकि मुझे ज्यामिति के सभी आकारों से प्रेम था। अगली कविता का शीर्षक है न होना। न होने का अपना एक अस्तित्व है। न होने का अपना एक अस्तित्व है, बल्कि न होना होने में बल्कि न होना होने के पक्ष में खड़ा सबसे प्रबल साक्ष्य है। न होना एक जिद है गढ़ने की। होना सिरे से संदेहास्पद है न होने की आशंका के बिना। न होना एक आदिम जिजीविषा है होने के प्रस्थापित हो जाने तक। न होना एक अदृश्य इंतजार है। न होना कोई उम्मीद सी है। न होना एक पूर्व सूचना है। न होना आभास है, और आभास एक प्रतिध्वनि जो नहीं है, दरअसल वह होने का बीज है। अगली कविता का शीर्षक है बीते हुए दिन। कई बार होता है कि समय की नदी में बहते बहते कुछ पुराने दिन छुप जाते हैं समय की नजर बचा लम्हों की सीपियों में, शंखों में, या अटक जाते हैं यादों की झाड़ियों में, और कुछ बनकर रेत जमने लगते हैं किनारों पर। फिर किसी दिन जब तुम टहलने निकलते हो इस रेत पर, तो अकस्मात मिलते हैं खजाने शंखों के, सीपियों के। हाथों में लेते ही इनमें दुबके हुए पुराने दिन निकल आते हैं बाहर, या झरते हैं झाड़ियों से बनकर फूल, और तुम जी आते हो बहुत पुराना एक बीता हुआ दिन।
इस कविता का शीर्षक मित्रों जी, मित्रों मैं यहाँ पर यह बतला दूं कि यह जो आप चित्र देख रहे हैं, समय के यातना शिविर, यह प्रतिभा गोटीवाले जी का नवीनतम कविता संग्रह है और इसी से ये कविताएं सुना रही हैं। और यह जो पुस्तक का आवरण चित्र है, यह इनके ही लिए गए चित्र का से बनाया गया डिजाइन है। और यह जो छाया चित्र है प्रतिभा जी का, इसी चित्र से बनाया गया यह आवरण चित्र समय के यातना शिविर का। जी प्रतिभा जी, स्वागत। धन्यवाद अर्पण जी। इस कविता का शीर्षक है नजर बट्टू। उसके जिन रातों में मैं नहीं था, उन रातों को जलाकर वह बना लेती थी काजल। उसकी जिन रातों में मैं नहीं था, उन रातों को जलाकर वह बना लेती थी काजल और उसे आंखों में आंज लेती थी। हर बार विदा लेने से पहले आंखों से थोड़ी सी रात निकाल कर मेरे कान के पीछे अंधेरे की एक बिंदी रख देती थी। दिन भर रात मुझे घेरे रहती थी कि हर नजर से बचा रहूं, और रात भर कानों के पीछे धीमे धीमे पकता रहता था एक सपना, बिल्कुल उसके जैसा। इस कविता का शीर्षक है अंधेरे। कभी 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 लगता है जैसे मैं अंधेरा लपेट कर किसी ऐसे कमरे में चली आई हूँ जहाँ चारों तरफ आईने लगे हैं। कभी लगता है जैसे मैं अंधेरा लपेट कर किसी ऐसे कमरे में चली आई हूँ जहाँ चारों तरफ आईने लगे हैं। यहाँ से वहां तक बस मैं ही नजर आती हूँ, अंधेरे में मैं, मुझ में अंधेरा। बाज दफा महसूस हुआ कि मैं अंधेरों में, अंधेरों से की गई कोई गुफ्तगू हूँ। अपना कोई सिरा पकड़ नहीं आता। ध्यान अक्सर परछाइयों की तरफ चला जाता है। आदमी की परछाई, जानवर की परछाई, साइकिल की परछाई, चलती हुई चीजों की परछाई, थमी हुई चीजों की परछाई। जैसे परछाइयों की एक अलग दुनिया चलती है, हमारी दुनिया के बरक्स। जाने कौन सच्चा है, हमारे भीतर पर बसी परछाइयां या हम? कौन किसके भीतर है, कौन किससे संचालित? परछाइयां हमेशा गहरी क्यों होती है? जैसे चेहरा छुपाए कोई नकाबपोश लगातार पीछे आ रहा हो, हमारे हर काम को दोहराता हुआ। क्यों अंधेरा मुझ पर हावी होने लगता है? जैसे मैं मुक्ति बोध की कोई अधूरी कविता हो जाती हूँ, ब्रह्म राक्षस से लगातार भागती हुई। बताओ मुक्ति बोध, अधूरेपन को कब उम्मीद समझा जाए, कब अंतहीन? लगता है जैसे मुक्ति बोध, मैं और ब्रह्म राक्षस, हम तीनों भाग रहे हैं लगातार, जाने अंधेरे में या अंधेरे से। अगली कविता का शीर्षक है दुष्यंत को पढ़ते हुए। उसने कहा जा तेरे स्वप्न बड़े हो। उसने कहा जा तेरे स्वप्न बड़े हो, और उछलते कूदते खेलते खिलखिलाते सपने अचानक खामोशी ओढ़ खड़े हो गए। सचमुच स्वप्न बड़े हो गए। इस कविता का शीर्षक है झरोखे में खड़ी औरत और सड़क। झरोखे में खड़ी औरत जब भी देखती है सड़क, तो याद आता है उसे बचपन में माँ ने कहा था, सड़क पर मत जाना बेटी, उठाई गिरे घूमते हैं वहां। जवान हुई तो पिता ने कहा सड़क पर मत जाना बेटा, आवारा लफंगे घूमते हैं वहां। शादी हुई तो लोगों ने कहा भले घरों की बहू बेटियां सड़कों पर यूं ही नहीं घुमा करती। आज बरसों बाद झरोखे में खड़ी औरत देख रही है, सड़कों पर केवल दहशत नहीं होती, सड़कों पर होता है विद्रोह।
और सड़कों पर मिलता है न्याय भी। सड़कों पर होते हैं आंदोलन और सड़कों पर गिरती है सरकारें। सड़कों से उठती है आवाज़ और सड़कों पर मिलते हैं अधिकार भी। औरत ठंडी आह भरकर सोचती है, इसीलिए शायद इसीलिए दूर रखा गया था सड़क से उसे, कि कहीं उतरते ही सड़क पर ढूँढ न ले रास्ता सही। अगली कविता का शीर्षक है उदास पलों में। कभी-कभी बेहद उदास पलों में किया जा सकता है ये कि पैर घुटनों से मोड़कर उन पर रख दिया जाए अपना सिर, किसी कांधे की आस किए बिना, और दोनों बाहों से घेर कर पाँव बंद कर ली जाए आंखें जरा देर को, दी जाए खुद को तसल्ली खुद के ही आलिंगन से कि आपसे बेहतर आपको कौन जान सकता है भला। एक छोटी सी कविता है, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में घूमती पृथ्वी, पृथ्वी पर एक छोटा सा घर मेरा, घर में फिर अंतरिक्ष। अर्पण जी, अभी बुरहानपुर की बात हो रही थी। अर्पण जी। जी जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। जी, अभी हम बुरहानपुर की बात कर रहे थे, तो ये 12 मासा जो है ना, जी उसमें ये एक जो लिखा हुआ है मई, मई के महीने को बुरहानपुर की यात्रा के साथ जुड़ा है। जी ये मैं सुनाती हूँ। जी बिल्कुल। मई का महीना फिनिक्स। आवाज में कुछ गड़बड़ हो रही है? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मई का महीना फिनिक्स जैसा है, अपने आप को पूरी तरह जलाकर फिर से एक नया जन्म लेने की उत्कट आकांक्षा से भरा हुआ। यहाँ तक आते-आते मौसम इतना थक जाता है कि बस चुपचाप एक जगह खड़ा हो जाता है। शाम में अक्सर लोग घरों से बाहर निकलकर इसे हिलाने-डुलाने का प्रयास करते हैं और थक हार कर फिर अपने घरों में दुबक जाते हैं, जहाँ कूलर से निकली हवा बीते मौसम की स्मृतियों सी फैलती है ठंडक बनकर। मौसम को जरा बैसाखियों का सहारा हो जाता है। ठहरे हुए मौसम बहुत उद्विग्न करते हैं। मई का महीना अक्सर नानी के घर बुरहानपुर में बीता, जहाँ दोपहर में पीछे वाली बस्ती के घरों से आती पावरलूम की आवाजें भरी होती थी। तब मैं सोचती थी शायद यही मई महीने की आवाज है। तब मैं सोचती थी शायद यही मई महीने की आवाज है। बुरहानपुर भी ऐसा ही एक रुका हुआ शहर है, इतिहास की तमाम गर्द समेटे, जाने कितने बरसों से एक ही जगह थम गया है। क्या बुरहानपुर का नाम मई होना चाहिए था? नानी के घर के लिए निकलने से पहले घर में चलते संवादों का अचानक थम जाना, खरगोन से बुरहानपुर के बीच खंडवा बस स्टेशन पर अगली बस के इंतजार में निशब्द खड़े होना, स्टेशन की चहल पहल पर पिता की याद का सन्नाटा बनकर छा जाना, माँ के मन में चलती हुई खामोश उधेड़-बुन, और उफ ये मई का महीना, जैसे काले कागज और बटर पेपर वाला कोई बरसों पुराना एल्बम खुल गया हो। बुरहानपुर की बात निकली है तो मैं आपको बुरहानपुर की कुछ और कविताएं सुनाती हूँ। जी, उससे पहले प्रतिभा जी, बुरहानपुर पर केंद्रित हम कुछ कविताएं सुने, तो ये जो कुछ एक चित्र हैं, जो आपके हाँ लिए हाँ, हुए चित्र हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बतलाते चले, मित्रों को सुविधा ये होगी। बुरहानपुर का जी पुराना किला है। जी मुमताज वहीं दफन थी पहले, फिर मुमताज को यहाँ से निकाल कर ले जाया गया, तब फिर वो आगरे में जो ताजमहल बना है। जी
ये और किला के बचपन के साथ मतलब बचपन की यादों का एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है ये किला। यहाँ अक्सर ही हम जी लोग शाम को जाया करते थे। जी। और हाँ, बताएं। जी। ये कुछ और चित्र बुरहानपुर से अभी ही। तो रिनोवेशन का पिछली बार जब मैं गई थी तब तो रिनोवेशन का काम चल रहा था। अब पता नहीं। जी, ये कुछ एक चित्र हम देख लें, इसके बाद आगे जी, बढ़ते हैं। हाँ, जहाँ कुछ बताना होगा बताइएगा जी। जी, तो बुरहानपुर का मित्रों, एक बहुत फेमस मिठाई है दराबा। हाँ दराबा नाम से जयप्रकाश चौकसी जी का एक उपन्यास भी है। जयप्रकाश चौकसी जी जी वहीं के रहने वाले थे, बुरहानपुर के ही रहने वाले थे। जी जी जी। काफ़ी उनका फेमस बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है दराबा नाम से। तो दराबा ही केवल बुरहानपुर में मिलती है ये मिठाई, आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वाह। और मुझे याद है कि पंकज राग जी ने भी कुछ शहरों पर केंद्रित कविताएं लिखी हैं। उनमें उन्होंने यहाँ इसी मंच से, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से ही जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें बुरहानपुर पर केंद्रित कविताएं भी पढ़ी थी। अच्छा लग रहा है कि आज आपकी ओर से भी हम इन कुछ एक कविताओं के माध्यम से बुरहानपुर को याद कर रहे हैं। जी, स्वागत प्रतिभा जी। पुराना किला, ये प्रोज़ है, कविता तो मैं ऐसी नहीं कह सकती। जी मेरे अधिकतर मैं प्रोज़ लिखा करती हूँ। किले इतिहास की अभिशप्त आत्माएँ हैं। किले इतिहास की अभिशप्त आत्माएँ हैं, जिनसे छीन ली गई है विस्मृतियाँ। कभी सुनो रात की खामोशियों में, किले चीख कर रोते हैं। खोल देना चाहते हैं अपने भीतर के सारे भेद, उगल देना चाहते हैं अपनों की घातों का तेजाब। एक उम्र के साथ बहती नदी में घिसते हुए एक उम्र से साथ बहती नदी में घिसते हुए अपना सिर मिटा देना चाहते हैं माथे से प्रेम और युद्ध का अमिट टीका। अपने परकोटों से निकलकर आना चाहते हैं किले, घर हो जाने की इच्छा लिए उतरते हैं हर रात किसी घर में, और हर घर में किले को पाकर वापस आ खड़े होते हैं अपने प्रारब्ध पर। थके टूटे खंडहरों को ढाढ़स बंधाती है नदी, चुहल करती है आती जाती हवा। किले शहर के सीमांत पर खड़ी प्रेम की गोधूली है। किले शहर के सीमांत पर खड़ी प्रेम की गोधूली है। ये उनकी दुनिया है, जिंदगी यहाँ पर्यटक है। हाँ, क्या बात। ये एक और प्रोज ही है। याद में रह जाने वाली सबसे लंबी और उदासीन दोपहरें बुरहानपुर की है। याद में रह जाने वाली सबसे लंबी और उदासीन दोपहरें बुरहानपुर की है। अब भी सोचती हूँ तो मन एक अजीब सी बेचैनी से भर जाता है। कैसी तो थी वे दोपहरें, सुनसान निष्क्रिय, जिसमें कोई उम्मीद नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, कुछ घटने की आशंका तक नहीं। हर दोपहर एक जैसी, मानो कल की दोपहर का सिरा पकड़कर आगे बढ़ आई हो। यदि आज भी उस दोपहर में पहुंच जाऊं तो शायद वह वैसी ही मिलेगी, उसी मंथर गति से बहती हुई, जैसे उसमें मेरे जाने की आहट एक लहर तक नहीं बना पाएगी। नाना जी दरी पर लेटे पंखा झलते बैठे होंगे। नानी और तमाम औरतें, चाहे माँ हो, मामियाँ हो, चाचियाँ, मौसियाँ, बुआएं, सब किसी न किसी घरेलू काम में डूबे हुए होंगे। किसी चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक यंत्र चालित रोबोट की तरह प्रोजेक्ट में जुटे हुए। सबके दुखड़ों की कमेंट्री घर की दीवारों के ट्रांजिस्टर पर चढ़ती उतरती आवाज में बजती होगी। पलस्तर धीमे धीमे झरता होगा, जैसे ये घर नहीं एक स्क्रीन है जिस पर सदियों से एक ही दृश्य चल रहा है, और मोहल्ला ऐसी ही स्क्रीन की कतारों से भरा हुआ। मैं घबरा कर सबके चेहरे देखती, और यूं लगता है जैसे किसी समंदर में सब निष्प्राण से बहे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं इससे किसी को कोई मतलब नहीं, बस बहने की नियति पर अपने आप को छोड़कर भूल गए हो जैसे।
मेरा मन होता है कभी तो किनारे से निकल कर देखूं बाहर क्या है, और हाथ पकड़ पकड़ कर इन सभी मछलियों को भी तट पर खींच लाऊं, ताकि धूप में इनके बदन झुलसे, तड़फड़ाए और ये जिंदा हो जाए। जी अर्पण जी। और मैं यहाँ पर मित्रों को यह बतलाता चलूं कि यह जो पुस्तक है, समय के यातना शिविर, इसमें लगभग हर महीने पर प्रतिभा जी की यहाँ कविताएं हैं। लगभग जी, हर महीने पर मई कविताएं तो वाली नहीं है, कविता। प्रोज ही है, प्रोज ही है, हाँ, वो ही कहे जाएंगे। जी जी बिल्कुल, मगर उन्हें हम कविता भी कह सकते हैं। इसकी आत्मा तो कविता की ही है। तो एक और कविता, जब हम अप्रैल में हैं और अप्रैल में यह कविता पाठ हो रहा है, तो क्यों नहीं अप्रैल से जो कविता है इस संग्रह में, उसे भी हम सुनते चले। अप्रैल जैसे चीजों को खोने का मौसम है, स्वयं हम रचनाकार की आवाज में ही सुनते हैं। अच्छी अच्छी कविताएं हैं, यहाँ जून भी है, यहाँ जुलाई पर कविता है, सितंबर और आश्विन का चांद इस तरह की कविता भी है। तो कविताएं तो रचे जाने का एक कुछ न कुछ बहाना, कुछ न कुछ आधार ढूंढती हैं। तो अच्छा लगता है कि इन तमाम रंगों का यहाँ इस्तेमाल हुआ है, और स्मृतियों का भी बेहद खूबसूरत प्रयोग प्रतिभा गोटीवाली जी के यहाँ हम देख रहे हैं कविताओं में इनकी। जी प्रतिभा जी, जी, अप्रैल। अप्रैल। अप्रैल जैसे चीजों को खोने का मौसम है। अप्रैल जैसे चीजों को खोने का मौसम है। न कोई आवाज, न कोई आहट, बस एक संगीत अपने बोलों से बाहर निकला हुआ। सफेद चमकीली दीवार पर धूप से बना कोई अमूर्त आकार है अप्रैल। अप्रैल अचानक छूटे किसी हाथ की वजह से संतुलन खोकर गिरने अप्रैल अचानक छूटे किसी हाथ की वजह से संतुलन खोकर गिरने का पल है। अप्रैल जाने वाले के लौट आने की राह देखता ठिठका हुआ लम्हा है। एक लंबे अकेले सफर की शुरुआत है अप्रैल। डाल से बिछुड़ने का मौसम, सड़कों पर सूने पत्तों के आवारा उड़ते फिरने का मौसम, फिर से उगने, खड़े होने, चलने की जद्दोजहद का समय, पिता की यादों का मौसम है अप्रैल। बात, पिता की यादों का मौसम है अप्रैल। और पिता पर भी एक कविता है जो हमने भारत भवन में सुनी थी। मैं भी वहां था, मगर शायद वे इस कविता को नहीं पढ़ना चाहती हैं, क्योंकि यह उन्हें कहीं ना कहीं ये करती है, उन्हें भाव विभोर कर देती है उनकी ही लिखी यह कविता। तो मैं प्रतिभा जी से अनुमति लेते हुए उनकी इस कविता को पढ़ता हूं, जब पिता की बात चली ही है। जी। मित्रों, इसी संग्रह से प्रतिभा गोटीवाली जी की यह कविता पिता शीर्षक से। पिताओं के लिए बनाए हुए बड़े बड़े शब्द चित्रों से डर जाती हूँ। पिताओं के लिए बनाए हुए बड़े बड़े शब्द चित्रों से डर जाती हूँ। बाहों में भींची हुई पिता की तस्वीर एक नजर देखती हूँ, फिर छुपा लेती हूँ। तुमने कोई महान काम नहीं किया, तुम तो बिल्कुल साधारण थे पिता। तुम्हारी तर्जनी को अपनी बाईं मुट्ठी में दबाए मैं दाहिने हाथ से महसूस करती हूँ संसार। दाहिने ही पांव से घूम आती हूँ पृथ्वी, बाएं पांव से
तुम्हारे पास बनी रहती हूँ, बाईं मुट्ठी से तुम्हें थामे रखती हूँ, बाईं मुट्ठी से तुम्हें थामे रखती हूँ। तो इन बेहद कम पंक्तियों में कैसे अपने भीतर के भाव को प्रतिभा उड़ेलती हैं, उकेरती हैं, इसे हम समझ सकते हैं। इस संग्रह से कुछ और कविताएं सुन लें। एक और कविता है, पिता पर ही केंद्रित, मेरी दुनिया गोल है। सुनाना चाहेंगी? संभव है प्रतिभा जी? उसके बजाय कुछ और सुनते हैं। ठीक है, तो एक दो और कविताएं सुनते हैं इस संग्रह से, फिर हम प्रतिभा जी की बनाई हुई कुछ कलाकृतियों को देखेंगे, सिरेमिक्स के जो काम हैं उसको देखेंगे। जी, जो इस कविता का जो टाइटल, इस संग्रह की जो टाइटल कविता है उसे भी सुनाइएगा, कुछ और जो आपको उचित लगे प्रतिभा जी। जी, एक छोटी सी कविता है इसमें, समर्पण। जब पलटती है सपनों की सत्ता, जब पलटती है सपनों की सत्ता और पैर जमाता है साम्राज्य यथार्थ का, तब एक एक कर आत्मसमर्पण करते जाते हैं सपने, निकलकर मन के घने बीहड़ों से और तोड़कर लहराते हुए अपने ही पंख दिखलाते हैं संधि संकेत। एक और कविता है, युद्ध के बाद। जो लकीरें बो दी गई है दीवार बनेंगी एक दिन, जो लकीरें बो दी गई है दीवार बनेंगी एक दिन, लेकिन देखना फिर उसी दीवार के अंतरालों से फूटेंगे दरख्त और फाख्ताओं के जोड़े उन पर बसाएंगे अपने घरौंदे। इसी संग्रह से एक और कविता है, विदेह। वह देह से निकल उड़ती है दूर आसमान में, वह देह से निकल उड़ती है दूर आसमान में, हो जाती है नदी पहाड़ हवा खुशबू, हरियाली बन चढ़ जाती है सूखे पेड़ों पर, बादल बन धो आती है आसमान, फिर आंखों को ढांप बुद्ध की मुस्कुराहट से, फिर आंखों को ढांप बुद्ध की मुस्कुराहट से उतर आती है जंगलों में, हो जाती है समाधिस्थ, फिर आंखों को ढांप बुद्ध की मुस्कुराहट से उतर जाती है जंगलों में, हो जाती है ध्यानस्थ, समेट लाता है कोई पुरुष उसे बार बार, संस्थापित कर देता है फिर किसी देह में, स्त्री पुरुष के इस स्नेह से डरती है, फिर देह होने से डरती है। क्या बात। और ये संग्रह के टाइटल की जो प्रोज था, जो कविता थी, आपने कहा था वो सुनाने के लिए, वो सुना रही हूँ। समय की यातना शिविर। हर रात सपनों में नहीं कटती, हर रात सपनों में नहीं कटती, बारहा नींद को मीलों फैले रेगिस्तान से गुजरना पड़ता है, पानी सा कीमती कोई सपना मशक में लिए। रात के नक्शे बंद आंखों में होते हैं, गहरी खाइयों पर चलना होता है, मुंदी हुई आंखों का संतुलन लिए। दीवारों पर रिश्ता है समय, अंधेरे की काई बुनता हुआ, फिसल जाता है उम्र का एक टुकड़ा। कभी कभी चलती हुई सड़क से आ धमकता है उजाले का कोई नन्हा जानवर, चट कर जाता है अंधेरे का फूल, उजड़ जाता है एक जंगल। पास में खुलती है कोई आंख तो लगता है मानो पांव तले आ गए हो नुकीले पत्थर। चांद का छाला उभरता है, दर्द सी कोई मुस्कान होठों से रिस जाती है। समय को धकेल स्मृतियों के चेंबर में, हर टिक टिक के साथ मर जाता है कोई पल। कांप उठता है मन जब पता चलता है सिरहाने रखी घड़ियां समय की यातना शिविर है। हर सुबह सायरन के समान तेज आवाज में बज उठता है अलार्म।
जी अर्पण जी। शुक्रिया प्रतिभा जी, इस संग्रह से अपनी कुछ कविताओं को साझा करने के लिए। और जब समय के यातना शिविर की बात हो रही है तो एक और कविता इसी संग्रह से मुझे याद आ रही है, निस्तब्धता। जी। इसे भी पढ़ लें और इसके बाद फिर हम कुछ और बातचीत करेंगे। निस्तब्धता। धूप टटोलती है दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे। धूप टटोलती है दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे। छतों के बदन झंझोड़ती है हवा। पेड़ का कुतूहल दोहराते हैं पत्ते। पेड़ का कुतूहल दोहराते हैं पत्ते। और सड़क से गुजरती हुई निस्तब्धता रुक रुक कर इस निस्तब्धता को पढ़ती है। जाने कौन कौन क्या क्या ढूंढता है। आह, अच्छा लगा इन कविताओं के बीच होना। और मित्रों, अच्छा लगता है नाम से भी प्रतिभा जी के पास एक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता। उसकी कुछ एक पंक्तियां यहां रखता हूं। वे लिखती हैं, या ऐसा करता हूं, छोटी सी ही कविता है, पूरी ही पढ़ देता हूं, तभी शायद इसका पूरा मजा आप ले सकें, यह जो कविता क्या कहना चाहती है इसको समझ सकें। इसके बाद हम कुछ सिरेमिक वर्क्स जो हैं प्रतिभा जी के, उसकी ओर चलेंगे। यह कविता इस संग्रह से अंतिम कविता यहां रखते हुए अच्छा लगता है, पढ़ता हूं। अच्छा लगता है कभी कभी यूं ही शब्दों से खेलना, बेवजह शब्द उछालना, बेगाने शब्दों को झेलना, अर्थहीन शब्दों पर चढ़ना, अनजाने शब्दों से फिसलना, मुस्काते शब्दों में बांधना, मासूम शब्दों में बंधना, बेबाक शब्दों में खुलना, सहमे शब्दों में सिमटना, अनकहे शब्दों को सुनना, अबोले शब्दों का कहना। बहुत अच्छा लगता है कभी कभी यूं भी शब्दों से खेलना। चलिए, शुक्रिया इन महत्वपूर्ण कविताओं के लिए। और यह जो संध्या है, एक बेहद खास काव्य में संध्या संभव हुई आपकी कविताओं के माध्यम से। और जो बात मित्रों हमने शुरुआत में ही कही थी कि एक सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में भी प्रतिभा गोटीवाली जी ने अपनी एक जगह बनाई है, एक खास जगह बनाई है, तो उस पर भी कुछ इनसे सुनते चलें। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं कि यह चित्र ठहर जाए, मगर हमारी परीक्षा लेता हुआ। जी हाँ, प्रतिभा जी कुछ बताएं इस यात्रा को लेकर, और इन कलाकृतियों पर भी कुछ बात करें। जी। बिल्कुल, जब हम कलाओं के अंतर संबंध की बात करते हैं तो मुझे लगता था कि जब तक आप मिट्टी को छुएंगे नहीं, जब तक आप रंगों को छुएंगे नहीं, तो आप कैसे उनको जान पाएंगे, उनके बारे में कुछ भी आप कैसे कह सकते हैं। तो देवीलाल जी को देखती थी भारत भवन में। और भी काफी सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ तो मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए, मिट्टी को हाथ लगाकर देखें कैसे मिट्टी आपको गढ़ती है। जब आप मिट्टी को हाथ लगाते हैं, मिट्टी आपको गढ़ती है। जब आप रंगों को हाथ लगाते हैं, रंग आपको बनाते हैं। तो ये इसीलिए मैं सीखना शुरू किया था मैंने। और ये कब की देवेंद्र बात, शाह। यह कब की बात है प्रतिभा जी? ये लॉकडाउन के पहले, मेरे ख्याल से 2020, 19-20। उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, उसके बाद चलता रहा काम। तो देवेंद्र शाक्य से मैंने सीखा है ये।
बहुत अच्छे आर्टिस्ट भोपाल में तो खैर हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि भोपाल जैसे शहर में है। काफी सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे, गिरिजा है, सोनिया है, काफी अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो इन सबको देखते देखते, निर्मला जी है, शंपा शंपा शाह जी हैं। हाँ शंपा जी है, काफी जी। मतलब वो तो पूरा परिवार ही एक कविता की तरह है भोपाल में। जो यदि आप कहेंगे कि भोपाल में एक कविता है तो वो पूरा शाह परिवार एक भोपाल की कविता जैसा है। बिल्कुल सही कह रही। जी। तो ये और कुछ जो इनके काम है मित्रों, यह देखते चलते हैं एक झलक। और जहां आप कुछ बोलना चाहें किसी खास कृति पर तो बात रखिएगा। ये अलग अलग हाँ, काम। अभी तो सीख जी। ही रही हूँ मैं, तो इसलिए ये सारे सीखने की प्रोसेस में ही बने हुए हैं। जी। तो एक कुछ एक काम आप देख रहे हैं, मिट्टी से बने हुए काम, बेहद खूबसूरत, मनभावन परिवेश को दर्ज करते हुए, सुंदर को सुंदरतर बनाते हुए। ये सब प्रतिभा गोटीवाले जी ने कम समय में बनाए हैं। और क्या खूबसूरत काम है, हम देख रहे हैं। कम समय में तो नहीं बनाए हैं, बहुत सारे समय में बहुत कम बनाए हैं। नहीं, मेरा कहना है कि कम समय में आपने अच्छा सीखा, मैं यह कहना चाह रहा था। जी। और क्योंकि सीखने का घनत्व घना हो तो अवधि को कई बार कलाकार पछाड़ देता है, वह आसान जी, नहीं होता। मगर जब आप शिद्दत से कोई काम सीखते हैं तब आप निश्चय ही कुछ अपना ऐसा होता है मनचाहा। कि जी। हाँ जी, बोले। कुछ ऐसा होता है कि शब्दों में आप नहीं बांध पाते उसे, तो कुछ मिट्टी में बांधते हैं, कुछ रंगों में बांधते हैं। इस तरह से हम अपनी बातें पूरी करते हैं। बिल्कुल। ये जो हर विधा का जो अपना अधूरापन है, जी, वह भी कहीं ना कहीं इन अलग अलग कामों से कुछ भरता चला जाता है। बिल्कुल। अंततः हम सभी कलाओं में अपने उस अधूरेपन से लड़ने के लिए, उस अधूरेपन को कुछ हद तक यथासंभव समेटने के लिए, दूर करने के लिए ही तो आते हैं। और जो अभिव्यक्ति का जो अपना एक उन्माद है, वह भी हमें अलग अलग विधाओं की ओर आकर्षित करता है। हम अधिक से अधिक अपने देखे महसूसे को दर्ज करना चाहते हैं, शब्दों में, चित्रों में, कलाकृतियों में। और इन सब का कोलाज कहीं न कहीं हमारे भीतर हमें भी समृद्ध कर रहा होता है, हमें भी कुछ रच रहा होता है। और मिट्टी के बीच बैठा हुआ हमारा रचनाकार, ये कुछ एक कुछ कलाकृतियां हमने देखी। और अब मुझे लगता है कि हम बिल्कुल उस प्रारंभिक संग्रह की कविताओं की ओर बढ़ें और उसके बाद इस कार्यक्रम को विराम देंगे। जो पहले संग्रह की जो कुछ एक कविताएं हैं, जिन पर बात करने से प्रतिभा जी जी, कुछ न कुछ आती हैं, लेकिन मैं चाहूंगा, चूंकि यह एक उस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी है, तो मैं चाहूंगा कि इनका जो पहला कविता संग्रह है, जो वर्ष 2013 में आया, इंद्रधनुष का पहला रंग, तो इससे भी कुछ एक कविताएं पढ़ें। जी। प्रतिभा जी, ये आपने जो पढ़ी है अच्छा लगता है। ये उसी की थी, जो ये अरे दोबारा वाह। आई थी। अच्छा अच्छा। जी जी, वाह जी, क्या बात है। तो इसे दोबारा पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं है। एक और मैं पढ़ती हूँ, सूरज मियाँ। सूरज मियाँ आप सीख लो तुम भी, बिजली के इन तारों पर चलना उछलना। सूरज मियाँ आप सीख लो तुम भी, बिजली के इन तारों पर चलना उछलना, सर्कस के ट्रिपीज आर्टिस्ट की तरह।
क्योंकि अब न तुम्हारे जाने से रात होती है तो न तुम्हारे आने से सुबह। क्योंकि अब न तुम्हारे जाने से रात होती है न तुम्हारे आने से सुबह। अब तुम्हारे जाते ही हजारों बल्ब और लाइटों के सूरज में जागता है शहर, और मोटे मोटे पर्दों की आड़ में भर दोपहर तक टिकी रहती है घरों में रात। इंसान की रफ्तार बहुत तेज है मियाँ, जाने कब इजाद कर ली जाए धूप, जाने कब तुम कर लिए जाओ ट्रैप टेक्नोलॉजी के पिंजरे में। इससे पहले कि इंसानी रिंग मास्टर सिखाए तुम्हें उसकी सहूलियत से बुझना जलना, बेहतर है खुद ही सीख लो बिजली के इन तारों पर उछलना चलना। जी अर्पण जी। आज कविताएं और उसके बाद फिर हम लोग अब समाप्त करेंगे आज की इस कड़ी को। जी, ये एक कविता है प्रेम। प्रेम के जैसे बहती हुई आकाश गंगा, प्रेम के जैसे गूंजता सा अंतरिक्ष, प्रेम के जैसे मन में बिखरा आह्लाद, प्रेम के जैसे आंखों में ठहरी एक नजर, प्रेम के जैसे होठों पर गुनगुनाता एक मौन, प्रेम के जैसे मुझ में घुली तुम्हारी खुशबू, प्रेम के जैसे तुमसे आता हुआ एक मौसम, प्रेम के जैसे तुम, प्रेम के जैसे हम। वाह, प्रेम की जैसे तुम, प्रेम की जैसे हम। तो इसी भाव के साथ मित्रों, हम लोग आज के इस कविता पाठ को यहीं पर संपन्न करते हैं। दो संग्रहों से और संग्रहों से इतर हालिया लिखी कई कविताओं के बीच आज हम सभी ने अपना कुछ समय गुजारा, अच्छा लगा, और इस बहाने इन कविताओं के कहन, इन कविताओं की अभिव्यक्तियों के साथ हम कुछ और अधिक समृद्ध होकर जा रहे हैं, विदा ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है। सूरज मियाँ भी कहीं ना कहीं इसे सुन रहे होंगे। तो यह एक सुखद काव्य संध्या रही, और हमारे साथ संध्या जी, हमारे साथ सरोज कौशिक जी, हमारे साथ आभा सिन्हा जी, रजनी रानी, पूनम सिंह जी, सुधा अरोड़ा जी, राजू प्रसाद, के कुमार प्रसन्न, सोनी पांडे और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े रहे। कई लोग इस कार्यक्रम को बाद में भी सुनेंगे। जिन मित्रों की प्रतिक्रियाएं मिली उनमें से कुछ एक के नाम यहां पर मैं ले सका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी, आपने समय निकाला और यह पाठ संभव हो सका। शुभ रात्रि, नमस्कार। जी नमस्ते।